Dear students, today we are going to read Meeting at Night, a poem written by Robert Browning. Before reading the poem, we should read about the poet. You can see in the first paragraph of page number 36 in your book, Robert Browning 1812 to 1889 was an English poet and playwright. Robert Browning जन्म 1812 मृत्यु 1889 एक अंग्रेजी कवि और नाटककार थे फ्रॉम द 19th सेंचुरी 19वीं सदी से। ब्राउनिंग्स मेजर वर्क्स इंक्लूड ब्राउनिंग के मुख्य कामों में शामिल है द लास्ट राइड टुगेदर, माई लास्ट डचेस, फ्रा लिप्पो लिपि। नेक्स्ट यू कैन सी द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन इज ए फेमस चिल्ड्रेंस वर्स। मतलब पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन एक प्रसिद्ध बच्चों की कविता है, रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखा गया। नाउ इन सेकेंड पैराग्राफ यू कैन सी इन द पोएम, कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, ए जर्नी, एक यात्रा का, दैट एंड्स, जो समाप्त होता है, इन ए सीक्रेट मीटिंग, एक गुप्त मिलन में, बिटवीन लवर्स, प्रेमियों के बीच। मतलब इस कविता में कवि एक यात्रा का वर्णन करते हैं जो प्रेमियों के बीच गुप्त मिलन में या गुप्त मिलन से समाप्त होता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द जर्नी एंड द मीटिंग इन डिटेल। कवि यात्रा और मिलन का वर्णन करते हैं विस्तार से। द पोएम कंक्लूड्स, कविता समाप्त होता है, विद द डिलाइटेड मीटिंग ऑफ द लवर्स, प्रेमियों के आनंदमयी मिलन के साथ, बाई ए फार्म, एक खेत में बने हुए घर में, नियर द सी बीच, समुद्र के किनारे के पास। बिफोर स्टार्टिंग to teach this poem, I would like to inform you something about this poem. इस कविता के कवि पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओरिजिनली इंटाइटल्ड, वास्तव में इस कविता का नाम है नाइट एंड मॉर्निंग, जो बाद में इसको बदलकर मीटिंग एट नाइट किया गया। सोर्स ऑफ दिस पोएम, इस कविता का स्रोत है ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, यह कविता पहली बार प्रकाशित किया गया 1945 में। इस कविता में स्पीकर कौन है? हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस पोएम? इस कविता में वक्ता है एक आदमी जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए यात्रा करता है, ए मैन ट्रेवलिंग टू मीट हिज लेडी लव। टाइप ऑफ द वर्क, इस कविता का प्रकार, किस प्रकार की कविता है ये? दिस इज ए लिरिक। स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम, इस कविता का स्ट्रक्चर, गठन, बनावट क्या है? 2 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स ईच, 6 लाइन करके 2 स्टेंजा है। राइम स्कीम, इसका छंद बनावट किस तरह का है? इसका राइम स्कीम है ABCCBA DEFFED, और एक बार ABCCBA DEFFED। इसका राइम स्कीम बनाने का, निकालने का एक तरीका है जो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। इसका एक टेक्निक है जिसके जरिए हम खुद से किसी भी पोएम का राइम स्कीम को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। मीटर ऑफ दिस पोएम, इस कविता का छंद का क्या नाम है? लूज वर्सन ऑफ याम्बिक टेट्रामीटर। थीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता का विषय वस्तु क्या है? वो है ए लॉन्ग जर्नी एंड द फाइनल मीटिंग ऑफ द 2 लवर्स, एक लंबी यात्रा और 2 प्रेमियों का फाइनल मीटिंग, अंतिम मिलन। मूड ऑफ दिस पोएम, मूड ऑफ दिस पोएम इज एनेक्साइयस एंड टेंस। टोन ऑफ दिस पोएम, टोन ऑफ दिस पोएम इज पैशनेट एंड एक्साइटेड। नरेटिव स्टाइल, व्हाट इज द नरेटिव स्टाइल ऑफ दिस पोएम? नरेटिव स्टाइल इज फर्स्ट पर्सन नरेशन। कविता में आप देखेंगे आई वर्ड मेंशन हुआ है, मैं, इसलिए ये कविता फर्स्ट पर्सन में है। नाउ
we can start to read the poem. You can see in your book, the first line is the grey sea, भूरा सागर and the long black land, और लंबा काला धरती। कवि जब अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहे हैं समुद्र के जरिए, तो समुद्र भूरे कलर का है और ये भूरा कलर उनके अकेलेपन, निर्जनता को, लोनलीनेस को बताता है। तो द सी इज ग्रे एंड, और द लॉन्ग ब्लैक लैंड, लंबी काली धरती। यहाँ ब्लैक लैंड कहने का मतलब है कि रात्रि का समय है और पूरी तरह से अंधकार से भरी हुई जमीन है। तो द ग्रे सी मतलब भूरा सागर एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड मतलब लंबी काली धरती। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो सागर भूरे रंग का था और अंधकार से धरती भरी हुई थी। सेकेंड लाइन, एंड द येलो हाफ मून, पीला आधा चांद, लार्ज एंड लो, बड़ा और धीमा है। मतलब रात को जाते समय आकाश में चंद्रमा पीला और आधा है, आकार में बड़ा है, लेकिन उसकी रोशनी लो, धीमी है। थर्ड लाइन, एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स, का अर्थ है द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स मतलब आश्चर्यचकित छोटी लहरें। लिटिल शब्द यहाँ बता रहा है कि समुद्र शांत है और स्टार्टल्ड आश्चर्यचकित, तो समुद्र की लहरें आश्चर्यचकित तो हो नहीं सकती हैं, लेकिन समुद्र की लहरें जो एक निर्जीव चीज़ है उसे आश्चर्यचकित बताया गया है। और जब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव के तरह पेश किया जाता है, क्योंकि आश्चर्यचकित तो कोई सजीव ही रह सकता है, जानदार, तो यहाँ पर इसी तरह के डिस्क्रिप्शन को जब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव के तरह पेश किया जाए तो उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो इस लाइन में पर्सनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स, और आश्चर्यचकित छोटी लहरें, दैट लीप, जो उछलती हैं, कूदती हैं, इन फियरी रिंगलेट्स, आग के तरह गोल, मतलब समुद्र चमक रहा है आग के तरह, उसकी लहरें चमक रही हैं आग की तरह। रिंगलेट्स मतलब गोल, जब समुद्र का लहर ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है तो एक गोल आकार बनता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो द एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स, और आश्चर्यचकित छोटी लहरें, दैट लीप इन फियरी रिंगलेट्स, जो उछलती हैं आग के तरह चमकते हुए गोल आकार में, फ्रॉम देयर स्लीप, अपने नींद से। नींद से कहने का अर्थ है कि समुद्र शांत था, इसलिए उस शांति को नींद से बोध कराया जा रहा है। शांत समुद्र में लहर उठ रही है। ये था 4 लाइन। आगे है 5वां लाइन, एज आई गेन, जब मैं पहुंचता हूँ, द कोव, छोटी खाड़ी पर, विथ पुशिंग प्रो, पुशिंग मतलब आगे बढ़ता हुआ, प्रो मतलब नाव का अगला भाग। तो नाव का अगला भाग जब समुद्र के किनारे पहुंचकर किनारे धक्का खाकर रुक जाता है, उसी सीन को कवि यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। एज आई गेन द कोव, जब मैं खाड़ी पर पहुंचता हूँ, विथ पुशिंग प्रो, आगे बढ़ता हुआ नाव के अगले भाग के साथ। अर्थात कवि का नाव का अगला भाग समुद्र के किनारे के हिस्से में जाकर टकराती है और नाव वहाँ पे रुक जाती है। एंड, और क्वेंच इट्स स्पीड, इसका गति संतुष्ट होता है, मतलब इसका गति रुक जाती है। इन द स्लसी सैंड, कीचड़दार बालू में। अर्थात कवि का नाव जब समुद्र के किनारे जाकर टकराती है और वो रुकती है, तो वहाँ पर जो पानी से भीगा हुआ बालू का हिस्सा होता है वो कीचड़ के तरह होता है, इसलिए उनका नाव शांत होता है, संतुष्ट होता है नाव का गति स्लसी सैंड में, कीचड़दार बालू में। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, एंड इन दिस पोएम यू हैव सीन दैट द सी इज ग्रे, द लैंड इज फुल ऑफ डार्कनेस बिकॉज ऑफ नाइट, द मून वॉज येलो एंड हाफ, the moon was large but the light of the moon was low, the little waves of the sea is startled
and it is leaping in fairy ringlets from their sleep. When the poet reaches near the beach with the front part of the boat, and then the speed of the boat stops in the slushy sand. ये था फर्स्ट स्टेंजा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेंजा में। देन तब ए माइल एक मील ऑफ वार्म गर्म सी सेंटेड बीच, समुद्र के खुशबू से सुगंधित समुद्र का किनारा। हियर द पोएट वांट्स टू से दैट व्हेन द पोएट लैंड्स फ्रॉम द बोट एंड ही हैज़ टू वॉक ऑन द सी बीच, उस समय समुद्र का किनारा जो था वो समुद्र के खुशबू से खुशबूदार था, जिसकी दूरी 1 मील थी। अर्थात सारा दिन धूप लगने के कारण समुद्र के पानी और बालू के धूप के साथ मिलन से एक तरह का खुशबू उत्पन्न होता है, और उस खुशबू से सुगंधित समुद्र के किनारे में 1 मील तक कवि को पैदल चलना पड़ता है। 3 fields टू क्रॉस, 3 खेतों को पार करना पड़ता है। टिल ए फार्म अपीयर्स, तब जब तक फार्म दिखाई देता है, वो घर, फार्म मीन्स फार्म हाउस, जहाँ नरेटर की प्रेमिका रहती है, जिससे मिलने के लिए नरेटर जा रहे हैं। उन्हें जब बोट से उतरते हैं तो उसके बाद 1 मील तक समुद्र के किनारे उन्हें पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद उनको 3 खेतों को पार करना पड़ता है, तब जाकर वो फार्म हाउस एपियर दिखाई देता है जहाँ उसकी प्रेमिका रहती है। वहाँ पहुँचने के बाद थर्ड लाइन में है ए टैप, एक थपथपाहट, एट द पेन, पेन मीन्स खिड़की का कांच। वहाँ पहुँचने के बाद नरेटर खिड़की के कांच को अपने हाथों से थपथपाते हैं अपने प्रेमिका को सूचित करने के लिए कि वो पहुँच चुके हैं, वो आ चुके हैं। इट मीन्स ही टैप्स एट द ग्लास ऑफ द विंडो। और आगे है द क्विक शार्प स्क्रैच, तुरंत तेज खरोच की आवाज़ आती है। एंड और ब्लू स्पॉट ऑफ ए लाइटेड मैच, और एक जलती हुई माचिस की तीली का ब्लू स्पॉट, नीला आग दिखाई देता है। अर्थात कवि जब पहुंचकर खिड़की के कांच पर अपने हाथों से थपथपाते हैं ये बताने के लिए अपने प्रेमिका को कि वो आ चुके हैं, तब घर के अंदर से उसकी प्रेमिका एक माचिस की तीली जलाकर नरेटर को सूचित करती है कि वो जान चुकी है कि वो आए हैं, नरेटर आए हैं। और उसी जलती हुई माचिस के तीली का ब्लू स्पॉट, नीला आग, नरेटर को दिखाई देता है। तो ए टैप एट द पेन मतलब खिड़की के कांच पर थपथपाहट होता है, नरेटर थपथपाते हैं। द क्विक शार्प स्क्रैच, एक तेजी से तुरंत स्क्रैच, घिसने का आवाज़ आता है। एंड ब्लू स्पॉट और नीला आग ऑफ ए लाइटेड मैच, एक जलते हुए माचिस के तीली का। अगला लाइन है एंड और ए वॉइस, एक आवाज़, लेस लाउड, कम आवाज़ का, हल्का सा आवाज़, थ्रू इट्स जॉयज एंड फियर्स, उनके खुशी और डर के माध्यम से। अर्थात वे लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उन लोगों को मिलने की खुशी जॉय है, लेकिन समाज का डर भी उनके हृदय में है, इसीलिए वे लोग धीरे धीरे बात करते हैं। और फिर से देखें इस लाइन को, एंड ए वॉइस लेस लाउड, और एक आवाज़ जो कम जोर का, धीमा, थ्रू इट्स जॉयज एंड फियर्स, इसके खुशी और डर से। देन मतलब से, तुलना करने के लिए ये वर्ड आया है, इसके आगे वाले बात का तुलना वॉइस लेस लाउड के साथ। द टू हार्ट्स बीटिंग, 2 हृदय धड़क रहे हैं, ईच टू ईच, एक दूसरे के साथ। अर्थात कि ए वॉइस लेस लाउड, एक वॉइस जो कम जोरदार था, वो इतना कम था, इतना धीमा था कि उनके हार्ट के बीटिंग से भी कम, मतलब इस शांत माहौल में उन लोगों के हृदय के धड़कने का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, और उससे भी कम उन लोगों के बोलने का आवाज़ है। तो हम लोग सेकेंड स्टेंजा में ये पढ़े हैं
कि आफ्टर लैंडिंग फ्रॉम द बोट द पोएट हैज़ टू गो ए माइल, 1 मील उन्हें जाना पड़ता है। एंड इट वॉज द वार्म सी सेंटेड बीच फ्रॉम देयर ही इज़ गोइंग, देयर आफ्टर he has to cross 3 fields to reach to his lover's house, and when he reaches at the house of his lover he taps at the pane window glass, and thereafter the lover of the narrator lights a match and they meet each other, and they speaks in so low voice that their voice was low than their heart beating। पूरे कविता में हम लोग पढ़े हैं कि सागर भूरा था, रात का समय जमीन अंधकार से भरा हुआ था, आकाश में पीला आधा चांद जिसका आकार तो बड़ा था लेकिन उसका रोशनी धीमा था, और समुद्र में जब नाव से कवि जा रहे हैं तो समुद्र की लहरें भी आश्चर्यचकित हैं और वो कूदती हैं गोल आकार में आग की तरह चमकते हुए, वो लहरें जो अब तक शांत थी, सोई हुई थी। और कवि अपने नाव के अगले भाग के साथ आगे बढ़ते हुए पहुंच जाता है समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे कीचड़ में उनका नाव रुकता है। तब सेकेंड स्टेंजा में बताते हैं कि नाव से उतरने के बाद वे 1 मील तक पैदल चलते हैं समुद्र के किनारे, जो समुद्र के सुगंध से खुशबूदार है। और उस 1 मील की दूरी तय करने के बाद वे 3 खेतों को पार करते हैं, तब उनके प्रेमिका का घर फार्म हाउस दिखता है। वहाँ पहुंचकर कवि खिड़की के कांच को थपथपाते हैं अपनी प्रेमिका को बताने के लिए कि वे आ चुके हैं, और फिर उसकी प्रेमिका घर के अंदर से एक माचिस जलाकर उसका जवाब देती है। फिर वे दोनों मिलकर बात करते हैं। बात करते समय उन लोगों के बात करने का आवाज़ उनके हार्ट के बीटिंग से, उनके हृदय के धड़कन से भी कम था, क्योंकि उन लोगों के दिलों में मिलने की खुशी और समाज का डर दोनों ही था।